हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं अर्धवार्षिक जो आपका परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, कक्षा 10 के गणित का। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हल करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, यही आपका होता है जैसे कि 2 और कह देगा कि 3, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर है अनंत। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद से आप क्या लिख सकते हैं, 2 के बाद से आप 2 दशमलव इस तरीके से 3 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 2.03 इस तरीके से, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2.3 है तो इसको यहाँ से काट दिए, यहाँ पर 1 हो गया, ये 0, तो 23/10 इस तरीके से। इसलिए ये वाला आपको क्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 और 3 के बीच में अनंत संख्याएँ आप ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, तो इसमें आपका डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। अच्छा देखिए, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम था उससे हम क्या निकालते थे, मौसन निकालते थे। ठीक है, एचसीएफ निकालते थे, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पर देख कह रहा है कि ये हमारा दिघात एक समीकरण दे देख रहा है, इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, विविक्तर होगा तो सिंपल है आपको, तो 3 नंबर में ना, तो विविक्तर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर में b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो b कौन सा होगा, ये आपका a होता है, अंक की बात कर रहे हैं, ये आपका a होता है, ये b होता है, ये c होता है। ठीक है, तो b² मतलब कि माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणे a कौन सा है तो 2, उसके बाद से c कौन सा है माइनस का 3, तो यहाँ पर गुणे में माइनस का 3। ठीक है, तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा, घात में क्या है इसके 2 है। ठीक है, 2 का हम जोड़ा बना सकते हैं ना, तो इसलिए ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 दूना 8 तरीका 24। ठीक है, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो सिंपल आपका आ जाएगा 49 आंसर। ठीक है, अगला इसमें दिया है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3.4 है। ठीक है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो सिंपल है, देखिए तो क्षेत्रफल बताना है ना, वो भी 2 वृत्त का। ठीक है, 2 वृत्त का, तो चलिए इसका त्रिज्या कितना, त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, तो त्रिज्या यहाँ पर 2 त्रिज्या दे रखा है, मतलब कि r1 अनुपात कर रहा है, अनुपात का मतलब होता है बट्टे में हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट्टे में r2, 2 त्रिज्या हो गया, कितना है 3/4 है। ठीक, और उसके बाद से क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक है, तो 2 वृत्त का हमें बताना है, तो हम लिख लेंगे कि प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बटे में द्वितीय वृत्त, क्योंकि अनुपात में ही है तो हम लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। ठीक है, तो r हम इसमें 2 है ना, 2 इसमें त्रिज्या दिया है, तो r के जगह पे क्या लिखेंगे, पहला के लिए r1 लिखेंगे, और दूसरा वृत्त का द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² और 2, इस पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक है, अब r का मान, r1 का मान कितना दिया है 3, r2 का मान 4, तो यहाँ पर 3/4 सबका कर देंगे होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 9/4 4 16, मतलब कि 9:16। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कहाँ पर दिया है, ये ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से दिया है कि बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब ये चीज़ क्या होता है, तो देखिए चतुर्थांश आपको पता होगा, ये आपका होता है ना इस तरीके से, ये यही तो होता है ना, ये आपका x होता है x', ये आपका y, ये आपका y'। ठीक है, इधर जो होता है ये आपका सब प्लस होता है। ठीक है, अब इसी के सेम तिरछा वाला ये जो होता है ये माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्या है,
ये वाला पूरा जो माहौल बना हुआ है प्लस का बना हुआ है, तो इधर जब आएंगे तो सबसे पहले प्लस ही होगा, ठीक है, क्योंकि इधर का जो माहौल है प्लस का ही है, इसके जस्ट इधर आएंगे तो प्लस होगा, बाद में माइनस हो जाएगा। अब सेम इसका अपोजिट इधर, जैसे इसका अपोजिट ये था उसी तरह इसका अपोजिट इधर, तो पहले माइनस है, इस बार प्लस कर देंगे, बाद में प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये चीज़, ठीक है। तो अब ये वाला देखिए कहाँ पर है, 3 प्लस में है, बाद में माइनस है, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, मतलब पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चतुर्थांश चौथा डी नंबर से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। देखिए मूल बिंदु क्या होता है, यही होता है आपका मूल बिंदु। जब यहाँ से शुरू करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 0 ही तो होता है ना, तो 0 0 हो जाएगा। सी, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग, वर्ग मतलब क्या, इस तरीके का कोई भी चीज़ दिया हो जिसका चारों भुजा एकदम से बराबर होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समानुपाती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है, जो वर्ग होता है उसको हम इतना छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा भी हम बना सकते हैं, चाहे तो ज़रूरत पड़े तो और भी बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो जब बात करें कि सभी वर्ग, तो सभी वर्ग लेकिन बनाएंगे हम एक ही जैसा। अब ऐसा थोड़ी है कि वर्ग हम ऐसे बना दें, क्या हम वर्ग ऐसे बना सकते हैं क्या, ये इस तरीके का वर्ग बन सकता है कभी भी, कभी भी नहीं बनेगा, ये आयत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्ग का जो आकार होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है, इसका जो साइज होगा वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसमें ये सर्वांगसम कभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सर्वांगसम होने के लिए कंडीशन होता है कि कोई भी मतलब दो आकृति हो, जैसे कि ये आकृति पहला हो गया, ये दूसरा आकृति, अगर ये आकृति इसके एकदम से सेम है, ठीक है, एकदम से एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम है। लेकिन दोनों मान लीजिए जैसे ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन है दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। तो इसलिए जो सभी वर्ग होंगे वो समरूप हो सकते हैं, ठीक है, सभी की बात करेगा तो समरूप हो जाएगा, ठीक। अगर दिया हो कि ये दोनों बताइए कि कैसा है, ठीक है, ये दोनों किस तरीके का है, समरूप है कि सर्वांगसम है, तो हम कहेंगे कि सर्वांगसम है, ठीक है। और सर्वांगसम वस्तुएं समरूप भी होती हैं, ठीक, लेकिन वही समरूप चीज़ ये, अब जैसे कि ये क्या है, समरूप है, लेकिन क्या सर्वांगसम हो सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग है। अगला देखिए, कह रहा है कि x/5 और 5/x, तो x का मान होगा, तो इसमें क्या होगा देखिए, चलिए यहीं पर बता दे रहे हैं क्या है, x/5 बराबर में 5/x है, ठीक है। जब बीच में बराबर लगाओ तो तिरछा तिरछा गुणा होता है, तो इसका इसके साथ तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसके साथ तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर रूट में हो जाएगा 25। अब रूट से जब कोई भी चीज़ बाहर निकलता है तो ये ऐसे हो जाता है प्लस माइनस का 5 के रूप में, ठीक है, ये इसका नियम होता है, तो ये सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 हो तो उसके मूल होंगे। अब विवेचक क्या है, ये विवेचक है क्या, विवेचक का दूसरा नाम होता है विविक्तर, ठीक है, मतलब डी का मान अगर 0 हो तो इसका मूल होंगे। तो देखिए समझिए, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac, ये होता है ना। कह रहा है कि इसका मान अगर 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तभी ये बचेगा b² माइनस का 4ac, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इधर अगर ला दें तो क्या हो जाएगा 4ac बराबर में b का स्क्वायर, ऐसे ही तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन इसका जो मान होगा वो अलग अलग रहेगा, मतलब भिन्न रहेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया है कि वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, ठीक है, अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक और समान। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, मतलब कि इसके स्थान पर कोई ना कोई अंक आएगा ना, और इसके स्थान पर भी कोई ना कोई अंक आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये 4x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस का 3, इस तरीके का अगर कुछ भी, अगर मान लीजिए समीकरण को हम यहाँ से उठा करके मान जब इस पर रखेंगे तो इसके स्थान पर कोई ना कोई अंक आएगा, इसके स्थान पर कोई ना कोई अंक आएगा, ठीक है। अगर अंक आ गया तब हम कहेंगे कि ये क्या है, वास्तविक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंक कुछ अलग आएगा, यहाँ पर अंक कुछ अलग आएगा, तो ये क्या होगा, भिन्न होगा। तो इसलिए वास्तविक और भिन्न
ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके का, यही तो हमारा होता है द्विघात बहुपद कि अगर दिया हो यक्स का स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6, ठीक है, इस तरीके कोई भी दिया हो। अब इसको अगर हम जब हल करेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमें मिलेगा x प्लस का 2 x प्लस का 3। ठीक है, अब इसमें से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 ही तो निकलेगा। इस तरीके से x प्लस में 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर में माइनस का 2 निकल जाएगा। ठीक, 1 निकल गया। और जब इसको करेंगे तो माइनस का 3 निकलेगा। तो x का कितने मान निकलेगा, 2 ही निकलेगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं शून्यक। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। ये बी नंबर से हो जाएगा। उसके बाद से निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल को दर्शाता है। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसमें कहता है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके हल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक में सारा चीज़ एकदम से डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ए नंबर से हो जाएगा, अद्वितीय हल। उसके बाद से प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। ठीक है, निम्न में से किस रूप का होता है, तो इस चीज़ को देखिए आसान तरीके से समझते हैं। समपूर्णांक, ऐसा पूर्णांक का मतलब सबसे पहले तो कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, 2 4 6 8 10। और धनात्मक की बात करें तो वो प्लस में होना चाहिए। ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए। और सम का मतलब कि 2 से विभाजित हो जाए। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर q है, q को मान इसमें माना है कि q एक पूर्णांक है, मतलब कि q के स्थान पर कोई भी संख्या हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर हम 4 रखते हैं, ठीक है, 2 से काटेंगे कट जाएगा, ये तो हमारा एक समपूर्णांक हो गया। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 4 रखेंगे, हम 5 भी तो रख सकते हैं। अब 5 को 2 से काटेंगे तो दशमलव में आएगा, तो ये क्या होगा, धनात्मक तो है लेकिन सम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नहीं है। ठीक, अब दूसरा यहाँ पर है 3 और q, मतलब कि 3 तो है, q के स्थान पर भी कोई भी अंक रख सकते हैं। तो 3 तो है, हम 2 अगर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। अब 6 को अगर 2 से काटेंगे तो इजीली कट जाएगा, 6 हमारा एक क्या होगा, धनात्मक समपूर्णांक होगा। लेकिन अगर हम इसी 3 के बजाय यहाँ 2 के बजाय हम क्या कर दें, अगर हम 5 रख दें तो हमारा आ जाएगा 15। अब अगर 15 को 2 से काटते हैं तब तो ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, दशमलव में आएगा, तो ये क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा, मतलब कि ये भी हमारा गलत है। अब यहाँ पर 2 क्यों, अब देखिए 2 दिया है, अब गुणे में आप 3 लिखिए तो भी आपका 6 होगा। ठीक है, q के स्थान पर, और गुणे में q के स्थान पे आप 5 भी रखिए तो भी आपका 10 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो कट जाएगा, ये भी काटेंगे तो कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा धनात्मक समपूर्णांक होगा वो 2q के रूप का होगा। ठीक है, यहाँ पर भी q के स्थान पे कुछ रख के देख लीजिएगा, ये भी आपका गलत ही होगा। जैसे मान लीजिए 2 और माइनस में अगर हम कितना रख दें, अगर हम 5 रख दें, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये पहले ही ऋणात्मक हो जा रहा है, यहाँ पर हमें बात धनात्मक ही हो रही है। क्लियर हो गया, ये वाला सी नंबर सही है। उसके बाद से यहाँ पर px बराबर में ये इतना दिया हुआ है, तो कहता है कि इसका शून्यांक होगा। ठीक है, तो मतलब कि इसके स्थान पर, यक्स के स्थान पर कुछ हमें ऐसा संख्या रखना होगा जो कि ये आपस में कट के क्या हो जाए, माइनस हो जाए। ठीक है, मतलब 0 हो जाए, सॉरी, ये आपस में कट करके 0 हो जाए। तो अगर हम ये वाला अगर रखें, क्योंकि बाकी तो सब प्लस में ही है। ठीक है, यहाँ पर प्लस वाला रखने पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, माइनस वाला ये रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो p यक्स के स्थान पर माइनस में क्या 3/2 रखेंगे, 3/2 रख के देखेंगे तो 2 गुणे और 3/2। ठीक है, माइनस है, माइनस यहाँ लगा लेते हैं, गुणा में इधर उधर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, इससे हमारा ये कट जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 3 और प्लस का 3, ठीक, आपस में जब कटेगा तो हो जाएगा 0। ठीक, मतलब कि ये डी नंबर सही है। हम कहेंगे कि डी क्या है, इसका शून्यक है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसमें क्या है, tan 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन है कि tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे होगा, तो देखिए सिंपल आपको एक चीज़ पता होगा कि tan थीटा बराबर में होता है sin थीटा अपान में cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या करें, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री है तो रख देंगे, तो sin 90 डिग्री बटे में cos 90 डिग्री। ठीक है, sin 90 डिग्री का मान 1, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा अनंत। ठीक है, तो इसलिए आपका डी नंबर सही हो जाएगा।
ठीक, अगर आपको इजीली याद है तो आप लगा सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4,6 की भुज होगी। ठीक है, अब देखिए भुज और कोटि वाला मामला क्या होता है, इस तरीके से ये और ये होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कोटि, ये होता है भुज। ठीक है, तो इसमें जो आपका शुरू वाला ये होता है, ये आपका एक्स अक्ष पर होता है, ये वाला आपका वाई अक्ष पर होता है। ठीक है, एक्स अक्ष आपका ये होता है, वाई अक्ष आपका ये होता है। ठीक है, और भुज किसको कहते हैं, भुज इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका अगर आपको इसमें क्या बताना, भुज बताना है ना, मतलब कि यहाँ पर आपको 4 पर जाना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका, और ये साइड वाला पहला आपका भुज होता है, दूसरा आपका कोटि होता है। सिंपल यही चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी कुछ भी पूछे बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ना कि भुज कौन सा होगा, तो भुज पहला वाला भुज होता है, तो ये सिंपल आप लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद से असंगत समीकरणों के युग्मों के हल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका शून्य होता है, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। अब इसके बाद से यहाँ पर आपका आ जाता है कि यदि डी ई समांतर बी सी है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए आपने पर में जो आपका पहला है, ठीक है, त्रिभुज में जो पर में 6.1 है उसके हिसाब से ये वाला अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि जब ये वाला भुजा इसके समांतर में हो तब इन दोनों, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, पर में जब आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे, ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी। चलिए मान रख देते हैं, ए डी का मान यक्स। ठीक है, इसमें कह रहा है ना कि ए डी यक्स है, तो ए ई 34 है, ई सी 17 है, उसके बाद से बी डी 16 है, तो यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ए डी है आपका यक्स, बी डी है आपका 16 और ए ई है आपका 34, ई सी है आपका 17, काट देते हैं, 2 बार में चला जाएगा, तो x बटे में 16 बराबर में आपका है 2। ठीक है, अब यहाँ पर भाग के रूप में इधर जाएगा, गुणा करने लगेगा, तो इधर x बराबर में 16 दूनी 32, तो आपका कहाँ पर है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका दिया है कि 26 और 169 का HCF कह रहा है कि 13 है, तो 26 और 169 का ही एलसीएम क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए आपको कैसे करना है, 26 को इस तरीके से पहले लिख लेना है, 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा, फिर उसके बाद से 13 एकानम 13। ठीक, अब 169 ये आपका 13 का ही स्क्वायर होता है, तो 13 एकानम 13, 13 तिया 39, फिर 13 एकानम 13। ठीक है, अब इसको एक बार लिख लीजिएगा कि 2 गुणे 13, फिर इसको लिखिएगा 13 गुणे 13। ठीक, अब इसके बाद से देखिए HCF जब बताना होगा तब हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखिए 13 का यहाँ पर ऊपर नीचे जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो HCF बराबर में 13, इसीलिए यहाँ पर कहा है। ठीक है, 13 है, चलिए ठीक है। अब हमें LCM निकालना है, तो लिखेंगे LCM बराबर में, ये 13 तो रहेगा ही। ठीक है, ये दोनों 13, जब 2 बार 13 का जोड़ा बन जाए, ठीक है, ऊपर नीचे, तब हम क्या करते हैं कि इन जोड़ा को हम एक बार लिखते हैं और बाकी जो दोनों है उसको हम उतार लेंगे, तो गुणे 2 गुणे 13। ठीक, तो 13 तो आपको कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों 18 का 8, 2 6 के 12, 1 13 3, 2 एक 2, 1 3, 338, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आपका आ जाता है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 19 है तथा गुणनफल 78 हो तो वह संख्या होगी। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे कि किसको योगफल मतलब कि जोड़ रहे हैं, जब दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 19 हो जा रहा है, और गुणा कर रहे हैं तो 78 हो जा रहा है। तो इसको भी जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे 19, इसको भी जोड़ेंगे 19, इसको भी जोड़ेंगे 19। ठीक है, ये तो सब तो हो जा रहा है। तो अब चेक करेंगे कि गुणा करने पर 78 किस में हो जाएगा, तो 13 छके 78, बी नंबर सही है। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पर tan थीटा बराबर में 8/15, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ याद होगा, ये लाल बटे में
कक्का, ठीक है। ये पहला आपका होता है साइन, दूसरा आपका होता है कॉस, तीसरा आपका होता है टेन, ठीक है। तो और ये इस तरीके का एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये कर्ण हुआ, ये लंब, ये आधार, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना है 8 है, आधार 15 है, लंब 8 है, आधार 15। इसमें लंब 8 है ना, तो ये 8 हो गया, आधार कितना है 15 है। कर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, और इसका भी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक। तो अब इसके बाद से ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर कितना है, आधार 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर प्लस में अब 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका कितना हो जाएगा 200, 5 4 9 6 2 8, 289, ठीक है। अब 289 के स्क्वायर बराबर में 289, के बराबर हमें निकालना है, तो के बराबर में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 289, ठीक है। ये स्क्वायर जब बराबर की साइड आता है तो इस तरीके से हम रूट लगाते हैं, मैथ का ये नियम होता है। अब इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा के बराबर में 17, ठीक है। अब ये चीज़ आया कैसे है, तो सिंपल आपको चाहे तो इस तरीके से गुणनखंड कर लीजिए कि 2 8 9, इस तरीके से गुणनखंड करेंगे तो ये और किसी से कट भी नहीं करेगा, 17 से कटेगा, 17 का नाम 17 और बचेगा कितना आपका 11, ठीक है। अब 9 के आगे 11 लगाएंगे तो 119 हो जाएगा, 17 7 119, फिर 17 का नाम 17, इस तरीके से 2 का जोड़ा बन जा रहा है। जब जोड़ा बन जाए तब हम एक बार 17 लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए रूट में अगर 17 गुणे 17 इस तरीके से 17 गुणे 17 जब लिखा जाता है, जब रूट से बाहर निकलता है तो ये एक ही बार निकलता है ना, तो इसको हम 17 गुणे 17 लिख सकते हैं, इसीलिए रूट से बाहर ये एक बार निकल चुका है, ठीक है। तो 17 आया, तो यहाँ पर आपका 17 आ चुका है। अब उसी तरीके से साइन का उल्टा होता है कौशिक, ये आपका साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे में लंब होता है, ठीक है। तो कर्ण है आपका 17, लंब है आपका कितना 8, तो 17 बटा 8 ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला करना है 2 कॉस थीटा, दे इसको इसी यहीं पर कर देते हैं, 2 गुणा करें इधर जाएगा, भाग करने लगेगा, तो कॉस थीटा बराबर में एक के साथ भाग करेगा मतलब 1/2 हो जाएगा। अब कॉस थीटा में ये वाला 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 के स्थान पर कॉस 60 अंश लिख लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर में कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर में आ जाएगा 60 डिग्री, तो डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला देखिए आपका समांतर श्रेणियाँ से आ गया एक क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे, रूट में 2, इसमें हमें सर्वांतर निकालना है, ठीक है, मतलब डी बराबर ज्ञात करना है, डी बराबर निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, रूट 2 है, ठीक है, और रूट में 8 है और रूट में 32 है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस मतलब डी याद करना है। तो देखिए रूट 2, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 एक 2, 2 का जोड़ा बन गया तो हम बाहर निकाल लेंगे, इसका जोड़ा नहीं है, ये रूट में फंसा रह जाएगा। उसी तरीके से ये वाला 32 का करेंगे तो 2 16, 2 8, 2 चौका 2 दूना 2 51, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। तो जिसका जोड़ा बन गया उसको एक बार लिख लेंगे, इसका जोड़ा बन गया एक बार लिख लेंगे, मतलब कि 4, तो 4 लिख लेंगे। अब इसका जोड़ा नहीं है, रूट में 2, ठीक है। तो अब इसके बाद से डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। A2 कौन होता है, ये आपका A1 A2 A3 आगे रहेगा तो A4 A5 ऐसे चलता जाएगा। तो A2 मतलब कि ये वाला रखेंगे 2√2, A1 मतलब कि रूट का 2 रखेंगे। अब 2√2 में से 1√2 घटेगा तो केवल 1√2 बच जाएगा, यही आपका डी बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला आपका
सही हो गया। ठीक, इस तरीके से दोस्तों कुल जो क्वेश्चन था वो आपका 25 था, जो कि हमने आपको इजीली समझा दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।